हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। और आज हम देखने वाले हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी 6 एडिशन का चैप्टर नंबर 11, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी शुरू कहाँ से होती है? बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी शुरू होती है आर्टिकल नंबर 368 से, एंड जाती कहाँ तक है? ये जाती है आपकी आर्टिकल नंबर 13 तक। अब है कौन, क्या काम है इनका? तो जो आर्टिकल नंबर 37 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या बोलता है कि पार्लियामेंट जो है ना, वो क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है। किस चीज को अमेंड कर सकता है? एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात, ये तो बहुत ही सही है। बट अब आर्टिकल 13 पे आओ। तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि जो आपका पार्ट 3 है, इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। मीन्स दिस पार्ट कैन नॉट बी टच्ड बाय पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट इसको नहीं टच कर सकता। अब ये तो कंफ्यूजन हो गई। यहाँ वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई भी पार्ट को अमेंड करो आप, इधर कह रहा है कि तुम पार्ट 3 को अमेंड नहीं कह सकते हो। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई। चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, जो चल रहा था सही चल रहा था, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बट दिक्कत कब आई? जब आता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 1951 में लाया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब यहाँ पे क्या दिक्कत थी कि जो हमारा कंट्री था, उसके अंदर जो लैंड्स थी वो बहुत ही ऐसे वे में डिवाइडेड थी कि कुछ ही लोगों के पास टोटल कंसंट्रेशन ऑफ लैंड था। बट अब कंट्री को, स्टेट को क्या चाहिए थी? वो लैंड वापस चाहिए थी, क्योंकि उसी लैंड पे तो वो डेवलपमेंट करेंगे, उसी लैंड पे तो वो वर्क करेंगे। अब वो लैंड किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी न किसी इंडिविजुअल ने अपने पास रख रखी थी, और फंडामेंटल राइट में हमने क्या दिया? आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया कि हाँ भाई, तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी पे राइट है। सो 1951 में वो क्या बोलते हैं कि वो आर्टिकल 31 से डील करने के लिए कुछ आर्टिकल्स लेके आता है, जैसे कि 31A, 31B और 9th शेड्यूल। ये कब लेके आया? वो 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। अब आर्टिकल 31A क्या बोलता था? आर्टिकल 31A कहता था कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करता है, पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ पास करता है और वो लॉ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए है, वो लॉ किसके लिए? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए है, तो ये क्या होगा? तो फिर ये 100% वैलिड होगा। वो लैंड आपको, पार्लियामेंट को, आपको स्टेट को देनी पड़ेगी। सो 31A ये हो गया। अब आ गया जी 31B। 31B में उन्होंने बनाया एक 9th शेड्यूल, और ये बोलते हैं कि 9th शेड्यूल ऐसा शेड्यूल होगा जिस पे जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर मैंने इस शेड्यूल में कोई भी चीज डाल दी तो इसको जुडिशरी, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। 31A 31B दोनों बनाए गए, ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो जी बना दिए। बट इसको चैलेंज कर दिया किसने? शंकरी प्रसाद जी ने। शंकरी प्रसाद जी ने कहा ऐसे कैसे, तुमने मेरे फंडामेंटल राइट ले लिए, आर्टिकल 31 मेरा तो फंडामेंटल राइट था, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो ये बनता है शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1951 में ही हो गई थी ये बात। तो ये गए सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट जी से पूछे, सुप्रीम कोर्ट जी आप मुझे बताओ, ये आर्टिकल 13 जो है ये क्या बोलता था कि आप मेरे फंडामेंटल राइट में से नहीं ले सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट को, यूनियन ऑफ इंडिया, कि नहीं, आर्टिकल 368 भी तो है, इसका मतलब तो हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। तो कहानी ये हुई कि आर्टिकल 13 बढ़ा कि आर्टिकल 368 बढ़ा। तो जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चल जा पार्लियामेंट तू जीत जा,
अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो क्या था कि हाँ, ये जो लॉ बनाया गया है, ये लॉ क्या है, ये लॉ वैलिड है, तो इसको हम ऐसे ही चलाएंगे। ठीक है जी, इतना कहानी समझ में आई शंकरी प्रसाद में। फिर उसके बाद एक आता है 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर इसने जो स्टेट था इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी। इसके अंदर 31A में जो हमने देखा था कि लैंड एक्वायर कर सकते हैं किसके लिए, एग्रीकल्चरल फर्म के लिए, टू इंक्लूड लैंड। अब इसके अंदर वो वाली भी लैंड आ गई जो कि रैयतवारी सेटलमेंट में मिली थी। ये हिस्ट्री का पार्ट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। क्या बन सकता है? सबसे पहले कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसने क्या बोला, तो इसके अंदर रैयतवाड़ी सिस्टम की लैंड को भी जो था उसको एक तरीके से स्टेट जो है वो ले सकता था, क्योंकि दिस वाज अ पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अब इस चीज को सज्जन सिंह ने जो था वो चैलेंज कर दिया। सज्जन सिंह जी बोले कि ऐसे कैसे भाई आप मेरा लैंड ले सकते हो, तो दिस वाज सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964। ये सारे केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में कभी ना कभी ये जरूर आ रखे हैं। सो यहाँ पर भी सेम वही चीज हुई कि 13 जीतेगा या 368 जीतेगा। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 368 जीत गया, मीन्स दिस लॉ इज वैलिड। ये लॉ क्या है? ये लॉ है वैलिड। अब फिर से सज्जन सिंह यहाँ पे हार गए और पार्लियामेंट की क्या होती है? पार्लियामेंट की जीत होती है। अब होता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इसमें फिर से इन्होंने यही चीज बोली कि ऐसे कैसे स्टेट ने फंडामेंटल राइट ले लिए, तो भैया आप मुझे ढंग से एक्सप्लेन करो कि हो क्या रहा है ये। सो अब इस पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक बहुत ही प्यारी सी चीज बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेज कि आर्टिकल 368 जो है ना, इट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, आर्टिकल 368 सब अमेंड कर सकता है, पर आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। अब इस पे शंकरी प्रसाद का चेहरा ऐसे हो जाता है कि भाई मेरे से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी। सज्जन सिंह का चेहरा बिल्कुल ऐसे हो जाता है, हाँ भाई मेरे से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी, पहले ही कर देते तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता, पर चलो अब वापस कर दो हमें जो हमारी लैंड तुमने एक्वायर करी है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं भैया नहीं, दिस विल बी फॉर ओनली फ्यूचर जजमेंट्स। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारा वापस कर देंगे लैंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे देखो वर्ड बस यूज हुआ था, बेसिक पार्ट, कुछ और ज्यादा इसके अंदर डिटेलिंग नहीं की गई थी। किसमें? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। बट उसके बाद जो है पूरा लॉ का, पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कहानी चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो जाती है इंदिरा गांधी जी की। अब जो ये इंदिरा गांधी जी थी, ये शी वॉज वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर और इनके बहुत सारे पॉलिसीज वगैरह ऐसे थे, मतलब शी वांटेड सम सेंट्रल काइंड ऑफ पावर्स। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स वगैरह किए। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने आर्टिकल 13 को अमेंड कर दिया। ये बोला कि जो आर्टिकल 13 है ना वो किसी भी तरीके से 368 को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बोलती हैं नथिंग इन आर्टिकल 13 कैन इफेक्ट आर्टिकल 368, यानी कि 368 अपने आप जीता जीता है, हमेशा हमें नहीं जाने की जरूरत है। तो इसकी वजह से पार्लियामेंट क्या हो गई? अनलिमिटेड हो गई। फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कुछ राइट टू प्रॉपर्टी की बात करी गई थी एंड इसमें परमिट कर दिया गया एक्विजिशन ऑफ, अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक यूज ऑन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन विच वुड बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट द कोर्ट्स। कि पहले अगर जो थे लैंड एक्वायर करते थे तो कोर्ट उसका रेट पता करती थी, उस हिसाब से कंपनसेशन दिया जाता था, बट अब पार्लियामेंट कंपनसेशन देगी। फिर 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में केरला लैंड रिफॉर्म्स आया 1963, एक्ट 1 ऑफ 1964, इसको इन्होंने 9 शेड्यूल में डाल दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि केशवानंदा भारती नाम के एक व्यक्ति है, थे, अभी संडे को ही उनकी मृत्यु हुई है एंड
ये इसीलिए ये जो केस है केशवानंदा भारती जी का, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे भी यूपीएससी को केशवानंदा भारती जी के केस से बहुत लगाव था, अब तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो अब जो थे वो केस कर देते हैं, दैट केस बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस in the course of history of Indian Constitution, that is केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उन्होंने केस फाइल किया 21 मार्च 1970 को। उन्होंने चैलेंज किए थे केरला लैंड रिफॉर्म्स को और 24, 25, 29 अमेंडमेंट्स को, कि इससे उनका जो फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस प्रोपगेट रिलीजन है वो हर्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी लैंड जो है वो एक्वायर करी जा रही है वगैरह वगैरह। ऑल्दो वो केस जो थे अपना इंडिविजुअल केस वो हार गए थे, बट हाँ स्टेट भी नहीं जीता था। अब ये है केशवानंदा भारती जी। अब जो है ये पूरा केस चलता है 24, 29 इन सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देख के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो इसके लिए बिठाई जाती है 13 जज की बेंच। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन सी होती है, जो 5 जज की होती है। हमेशा ये ऑड नंबर में ही बैठते हैं ताकि डिसीजन जो है उसको लेने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो अब जो था ये 13 जज बेंच बैठा, 6 मंथ्स और लगभग 68 डेज ये मिलते हैं, एंड उसके बाद फाइनल आंसर आता है इनका 24 अप्रैल 1973 को। याद कर लीजिए ये डेट, क्या पता डायरेक्ट प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आ जाए। तो इस केस की बहुत तारीफ होती है, बोला जाता है द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। आपका मेंस में सीधा सवाल बन सकता है द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी कमेंट, तो उसमें आप लिख सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐसे ही डायरेक्टली ही वर्क कर जाती हैं कई बार। तो इसमें बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली। सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो आपका आर्टिकल 368 है वो क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट कैन अमेंड। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, कुछ भी अमेंड कर दो, इवन फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, बट लेकिन आप कुछ भी ऐसा कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हो विच इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कोई भी ऐसी चीज को अमेंड नहीं किया जा सकता जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट करेगी। नाउ पीपल आस्क व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट बोला मुझे खुद नहीं पता, आई डोंट नो। बट ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका वो सारी चीज़ें हैं जो भी हमारे फाउंडर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने जिस चीज़ों को ध्यान में रख के चीज़ें बनाई है ना, वो आप अमेंड नहीं कर सकते। आप फेडरलिज्म को अमेंड नहीं कर सकते हो, आप सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हो, आप राइट टू इक्वालिटी को नहीं अमेंड कर सकते हो। तो जो चीज़ें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हुई, और बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड कौन करेगा कि है या नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट अपने आप अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से अपने लॉज वगैरह देख के वो डिसाइड करेंगे। सो दिस वाज वेरी इम्पॉर्टेंट जजमेंट। पर भाई साहब अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि इंदिरा गांधी जी अब आपका रूल नहीं चलेगा, अब पावर में कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बट गांधी जी मैडम को गुस्सा आ गया इंदिरा गांधी जी को, उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे। वो लेके आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने तबाही मचा के रख दी। ये अगर सब कुछ चल जाता तो आज डेमोक्रेसी नहीं रहती। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बहुत बढ़िया सी बात बोली कि ये बोलती हैं कि नो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अरे बाप रे, देखना जरा कितनी खतरनाक बात बोल दी। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में
तो कहीं भी किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। एंड पूरे वर्ल्ड में तो भाई मच गई कि भाई साहब ये हुआ क्या, ऐसे कैसे। एंड उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस में इस चीज को चैलेंज कर दिया जाता है कि भाई ऐसे कैसे। सो अब जब ये सब चीजें चैलेंज की गई, आर्टिकल 368 को चैलेंज किया गया। अब इस मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं गुस्से में, एवरीथिंग, ध्यान रखिए, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज हो रही है वो सबकी सब जुडिशियल रिव्यू के अंडर है। एंड ये जो तुमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में लाया है ना, हमने पिछली बार ही कह दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होगा ना तो हम हटा देंगे। एंड इट इज अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम नहीं मानते। और इस पूरे जो ये पार्ट था जिसमें इन्होंने ये बात कही, उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है नल एंड वॉइड, यानी कि हम नहीं मानते। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एवरीथिंग इज इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। आंसर इज मिनर्वा मिल्स केस। कौन से ईयर में? वेरी गुड, 1980 में। सो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही भले ही केशवानंदा भारती केस में हो, बट रियल में उसका जो हमें असर देखने को मिलता है ना, जो लिटरल असर होता है, वो हमें मिनर्वा मिल्स केस 1980 में देखने को मिलता है। सो दिस वाज मिनर्वा मिल्स केस। अब देखिए सब कुछ ठीक था, सब कुछ चलता जा रहा था, बट एक कमी अभी भी रह गई थी। आप समझ पा रहे हो क्या कमी थी? वो कमी ये थी 9th शेड्यूल। याद है? इस शेड्यूल में जो भी पार्ट डालते थे उस पार्ट को कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है, यानी कि इसको जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसी के अगेंस्ट आता है आपका IR कोयलो केस। उसमें IR कोयलो केस में शेड्यूल 9th शेड्यूल को चैलेंज किया जाता है। और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट आपका बोलता है कि हमने जजमेंट कब सुनाई थी? 1973, 24 अप्रैल 1973। ठीक, तो इसके बाद में जो भी चीजें 9 शेड्यूल में डाली गई है, इट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। उससे पहले को हम नहीं देख सकते क्योंकि तब हमने ये बात नहीं बोली थी, बट इस डेट के बाद आप जो भी डालोगे 1, 2, 3, 4, 5, 50 आइटम, वो सबके सब जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। सो इट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है एंड नोबडी कैन एवर चेंज इट। अब फिर से वही सवाल आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में आखिर है कौन सी चीजें? तो वो टाइम टू टाइम, केस टू केस के हिसाब से वो चीजें ऐड होती जा रही हैं। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और सेक्युलर कैरेक्टर हो गया कंट्री का, फेडरल हो गया, यूनिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, रूल ऑफ लॉ। जो भी चीजें बेसिक हैं उसको नहीं चेंज कर सकते आप। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की पावर को नहीं चेंज कर सकते हो। सो बहुत सारी चीजें यू कैन नॉट इवन टच दैट, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा। सो एक बीच में और केस हुआ था, वमन राव केस 1981 में। उसमें सीलिंग लगाती थी एग्रीकल्चरल लैंड पे, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, यू कैन नॉट अमेंड इट, दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो थी छड़ी लेके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एकदम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखा, इसको सेव करके रखा। इवन बहुत से केस होते रहते हैं, और आपकी लक्ष्मीकांत बुक में दे रखा है एक केस अभी, जैसे मद्रास बार एसोसिएशन हो गया, नमित शर्मा केस हो गया,
और राम जेठमलानी केस हो गया। सो काफ़ी सारे जो केसेस हैं इनको आप एक बेसिक रीडिंग दे सकते हो। अच्छा, क्या बेसिक स्ट्रक्चर की कुछ बुराइयां भी हैं? क्या कुछ क्रिटिसिज्म भी है? हाँ बिल्कुल है। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म में अगर हम बात करें, सो क्रिटिसिज्म इज लाइक दैट कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन ही नहीं है। मैं एज एन इंडिविजुअल कैसे जानूंगी कि मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? आपने तो बोल दिया बेसिक स्ट्रक्चर, बट हाउ वुड आई आइडेंटिफाई व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? ये तो सारी की सारी पावर हमने कोर्ट को दे दी, और कोर्ट के पास अगर किसी के भी पास ज़्यादा पावर इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पे करप्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये वाला बेसिक पॉइंट वी कैन जस्ट लुक एट इट. So this was all about this chapter, and I will meet you all in next video with the next chapter. So thank you so much.